लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें फॉर्मूला सिखाया था, m1 मास, m2 मास, v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी, m1 मास, v1 प्राइम, m2 मास, v2 प्राइम। ये वेलोसिटी थी। v1 और v2 प्राइम की वैल्यू निकालनी थी, तो v1 प्राइम की वैल्यू कितनी थी? m1 minus m2 upon v1 upon m1 plus m2 plus 2 times m2 v2 upon m1 plus m2। ऐसे ही v2 प्राइम किसके बराबर है? m2 minus m1 into v2 upon m1 plus m2 plus 2 times m1 v1 upon m1 plus m2। याद समझ में आएगा तो मेरे को एक बात बताओ, ये किसके लिए फॉर्मूला है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। किसके लिए फॉर्मूला है? आप ये बताओ, इसका मास है 2 kg, इसका मास भी है 2 kg, इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। m1 की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन? 2 मीटर पर सेकंड। और m2 की 6 क्या होगी? जब इक्वल मासेस के ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब मान लो ये वैल्यू आ गई 0। अब तुम्हें पता है वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। ये मास है मान लो 1 kg और ये मास है मान लो 1000 kg। ठीक है, तो मैं एक बार कैलकुलेट करना चाहूंगा v1 की वेलोसिटी। चलिए ये बताओ तुम्हें क्या लगता है v1 की वेलोसिटी में कोई ज्यादा चेंज होना चाहिए क्या? ऐसे देख के फील करके बताओ कि तुम्हें लग रहा है क्या कि इसकी वेलोसिटी में कोई बहुत ज्यादा अंतर आएगा? क्यों? इसका मास बहुत ज्यादा है। ये बिल्कुल ऐसा ही एक प्रकार काफी स्पीड से साइकिल के टकराने के कारण ट्रक नहीं पलटेगा, ट्रक लगभग उसी स्पीड से जाएगा। और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी, लगभग 22 हो जाती है। इन फॉर्मूले से एक बार आइडिया लगाते हैं इस चीज का। जैसे v1 प्राइम, v2 तो 0 है, तो ये वैल्यू तो भैया 0। m1 minus m2 करीब क्या आ जाएगा? m1 plus m2 और v1 कितना है? ये फैक्टर करीब क्लोज टू 1 ही आता है। आया ना, क्लोज टू 1 ही आता है, 1 से एकदम थोड़ा बहुत छोटा ही है। आया ना, तो इसकी वेलोसिटी लगभग 6 के आसपास ही रहेगी, तो v1 प्राइम विल बी क्लोज टू 6। आया ना, इसको देखते हैं, इसमें ये चीज तो गायब हो जाएगी। अब देखो v2 प्राइम क्या आ जाएगा? ये कितनी है? 6 2। m1 किसके बराबर है? 1000। आया ना, और नीचे क्या आएगा? तो ये वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी? तो v2 डैश किसके बराबर आ जाएगा? 12 के आसपास आए, तो जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? लगभग ट्वाइस हो जाएगी। क्या लॉजिक समझ आ गया? ये कब है? जब हेवियर मास, काफी हेवियर मास एक लाइटर ऑब्जेक्ट से टकराता है। लिख लो ये बात।
और रिवर्स कर देता हूँ, इसको 1 kg कर दो, इसको 1000 kg कर दो। नेक्स्ट इसको 1 kg कर दो और इसको क्या कर दो 1000 kg कर दो। मेरे हिसाब से इसके अंदर एक ही चेंज आता है, माइनस का साइन आ जाता है। 1000 माइनस 1 फिर 1 माइनस 1000 हो जाता है, तो लगभग वापस इसकी जाने की वेलोसिटी क्या हो जाती है 6 माइनस से हो जाएगी वेलोसिटी। आया ना? तो तुम्हें पता है कि अगर एक दीवार के एक बॉल को जोर से फेंकोगे तो वो इसके टकराने के बाद में बहुत सी वेलोसिटी से वापस आएगी बॉल, क्योंकि दीवार बहुत ज्यादा मैसिव है। आया? ये बात समझ आ गई सबको एकदम अच्छी तरह से? तो मैं एक बात कहता हूँ, ये बिल्कुल ऐसी बात है, एक बिलियर्ड बॉल के एक पिंग पोंग बाल के टकराती है और फिर वापस आती है। वॉइस क्लियर आ रही है ना सबको बच्चों? वॉइस क्लियर आ रही है? मैसेज होस्ट को कर रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? और इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? लगभग जीरो ही रहेगी। क्यों? ये तो आ जाएगा 1, तो ये फैक्टर देखो बहुत छोटा हो जाएगा 0.000 समथिंग, तो वो वेलोसिटी क्या होगी? बहुत कम होगी। तो जब एक पिंग पोंग बॉल जाके एक बिलियर्ड बॉल के टकराती है तो बिलियर्ड बॉल की वेलोसिटी बहुत ही कम होती है और जो पिंग पोंग बॉल वापस टकरा के आ जाती है। ये लॉजिक आ गया सब? ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, ये तो किसके लिए फार्मूला हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पता था ना क्या होता है? माइनस v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम अपॉन v2 माइनस v1। जब e की वैल्यू तुम कर देते हो 1 तो आपका फॉर्मूला बन जाता है v2 माइनस v1 इक्वल टू माइनस v2 प्राइम प्लस v1 प्राइम। और तुम देखोगे जो तुम्हारी दो इक्वेशन थी, एक तो मोमेंटम की इक्वेशन थी, एक काइनेटिक एनर्जी की थी, तो उन दोनों रिलेशन को यूज करके ये रिलेशन ही बनता था लास्ट में। अगर तुमने सॉल्व किया है घर पे, मैंने कहा था सॉल्व कर लेना या नोट्स देख लो तुम्हारे, आया ना? तो ये एक ही लाइन में आ जाएगा। मैं बोलूं कि सीधा v1 प्राइम किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1। ये मोमेंटम की इक्वेशन में पुट कर दो। स्कूल में ऐसे मत कर देना, और ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा तो मार्क्स मिलेंगे। आई बात समझ? इसका मतलब मैं इसको यूज करके जनरल फार्मूला भी बना सकता हूँ। जनरल फार्मूला भी ई की टर्म्स में, अगर मान लो दो बॉल टकरा रही है और ई की वैल्यू दे रखी हो तो बस बहुत ही आसान काम, जहां जहां ई आएगा ना मैं उसको चेंज कर रहा हूँ और तुम उसको रट ही लो, चाहिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ई आएगा और ई आएगा, ई आएगा 1 प्लस ई आएगा। अब जरा ध्यान से देखना, कोएफिशिएंट ऑफ इस बार इक्वेशन में ये आएगा, जनरल इक्वेशन बनाओगे तो एक मोमेंटम की इक्वेशन बन गई, एक इसकी इक्वेशन बन गई, तो इसके अंदर ई आएगा कहीं ना कहीं, फिर मोमेंटम की इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करोगे तो ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। ई की वैल्यू 1 पुट करो, पुराना वाला फॉर्मूला बन गया। ई की वैल्यू 0 पुट करो, ई की वैल्यू 0 पुट करो। अब सुनो ध्यान से, दोनों टकराएंगे, मेरी बात सुनो, और फिर सेम ही वेलोसिटी से चलेगी। ई की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ये चीज 0 हो जाएगी। जरा देखो क्या बनेगा, m1 हाँ m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन वेलोसिटी से चलेगा m1 प्लस m2 v2 नहीं है बस आगे। भाई तुम्हें पता है जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो दोनों चीजें चिपक के एक ही वेलोसिटी से चलती हैं,
तो ये वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी होगी m1 प्लस m2 इधर आ जाएगा, इधर क्या है ये 0 तो m1 into v1 और ये हो गया तो ये क्या होगा m2 into v2 इक्वल टू टोटल मास into v डैश हाथ होता है। अब आगे बात समझ में, तो सारे के सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए, ये वाला फॉर्मूला लिख लो, बस फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। लिखिए अब लिखो इम्पल्स, हेडिंग लिखो इम्पल्स। इम्पल्स असल इम्पल्स क्या चीज है, फोर्स किसके बराबर होता है, तो F into dt जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको कई बार। तो इम्पल्स क्या है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम। आयन F into dt का क्या है, इंटीग्रेशन है, चेंज इन मोमेंटम, इसे कोई इम्पल्स बोलते हैं। जी जैसे एक बॉल है 1 kg की, इसको ऊपर फेंका 80 मीटर पर सेकंड से, 2 सेकंड बाद में, 2 सेकंड के अंदर mg का इंपल्स कितना होगा, ध्यान से सुनो, 2 सेकंड बाद में mg का इंपल्स कितना होगा, लिखना नहीं पहले सुन लो। mg कितना लग रहा है 10, और कितनी देर के लिए हो गया, तो कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, तुम बोलोगे इंपल्स आएगा 20, यूनिट क्या होगी इसकी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड आया ना, क्या होगी केजी मीटर पर सेकंड, 20 आ रहा है। 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल मोमेंटम क्या है, फाइनल क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया 20 या -20, तो डायरेक्शन पता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया ना। तो ऐसे सॉल्व करो, ऐसे द फोर्स इनटू टाइम करो, सेम ही था आंसर आया ना, ये मेरे पास जैसे ये ब्लॉक है 2 kg का, इस पे फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन का, मैं आपसे पूछता हूँ 2 सेकंड के अंदर इस फोर्स का इंपल्स कितना होगा 20 हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो फाइनल कितना होगा 20 होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी
p स्क्वायर बाय 2। अब सुनो, एक रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये बीच में रिलेशन बता, ठीक है? ये काफी यूज होता है। देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी को तुम ऐसे लिख सकते हो हाफ mv स्क्वायर। अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई करूं तो मास से डिवाइड करूं तो कोई फर्क पड़ जाएगा? तो नहीं पड़ता। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गया? m into v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। m into v क्या होता है? ये क्या आ गया? p स्क्वायर बाय 2m। है ना? अच्छी बात बता दूं, इससे मैं ऐसे पूछते इसकी क्या वेलोसिटी होगी, तो देखो आप दुखी होते हैं 2 सेकंड के अंदर। कैसे दुखी होते हो? तुम पहले एक्सेलरेशन निकालते, फिर देखते कितनी दूर चला, फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते, फिर वर्क निकालते। आया ना? ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए भी थे, लेकिन अब जल्दी होगा। कैसे? फोर्स इनटू 2 20, इनिशियल मोमेंटम पता चल गया, फाइनल पता चल गया, फाइनल मोमेंटम पता चल गया, तो p स्क्वायर बाय 2 कर 2m कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 400 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा? 100। सीधा एक लाइन में तो आंसर आया ना? कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कई बार काइनेटिक एनर्जी दी होगी, मोमेंटम पूछेगा, तो मोमेंटम किसके बराबर होता है? √2m काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मोमेंटम दे रखा है, तो क्या करोगे? p स्क्वायर बाय 2m। आया ना? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्ट यूज करना आ गया? डायरेक्ट यूज करना आ गया इसको? तो लिख लो। फास्ट है ना ये थोड़ा? ये वाला मेथड फास्ट है ना मोमेंटम वाला? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, कई बार बोल दिया मैंने, खूब यूज होना है। फोर्स क्या है? 2 सेकंड के अंदर मैं पूछ रहा हूं कि इंपल्स क्या होगा? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स कितना है? 10। टाइम कितना है? तो टोटल कितना हो गया? 20। वही चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0, और तो फाइनल क्या होगा? 20। तो फाइनल मोमेंटम आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। समझ में आ गई बात? एक और देखो क्वेश्चन थोड़ा फास्ट। 2 kg है, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, ये फोर्स लगा 10 न्यूटन का और इंटरवल इक्वल टू 4 सेकंड। इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा हूं मैं। अब देखो डायरेक्ट करते हैं, पेन मत चलाना, ठीक है? इंपल्स कितना आ जाएगा? तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? 40। इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। इनिशियल मोमेंटम कितना है? तो फाइनल कितना हो गया? 48। आया ना? तो मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी बता सकता हूँ फटाफट। कैसे? 48 into अपॉन 2 into 2। आया ना? कितना आ गया? 24 into 24 कितना आता है? 596। ये देखो कितना फास्ट हो रहा है। आया ना? पता है ऐसे टाइम खराब करते ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एकदम सुपर स्पीड से हो रहा है। मैं बोलूं स्पोर्ट्स ने कितना वर्क किया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दो इसमें से। आया ना? क्या कर दो? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? 16। तो बस 16 माइनस कर दो इसमें से, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स आ गया। बोलो नहीं ये बात समझ? इंपल्स का फायदा पता चल गया? क्या पता चला? पता चल गया
इस केस में नॉर्मल का इंपल्स कितना है? 0, ओवर के नहीं जाता, आया ना? तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, तो ऐसे नहीं फोर्स लगेगा तो इंपल्स हो ही होगा। जैसे तो दीवार पे फोर्स लगा रहे 10 घंटे की, ओह 1 न्यूटन का इनटू 10 आवर्स को सेकंड में इतना सारा इंपल्स, इसका मोमेंटम खूब चेंज हो गया, कुछ नहीं हुआ। पहले देख भी लोगे उससे हिल भी रहा है, नहीं हिल रहा है, आया ना? मेरी बात समझ में आई है नहीं? पक्का? हाँ। एक चीज और लिखो, इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स देखते क्या होता है। इंपल्सिव फोर्स क्या होता है? ये वो फोर्स होता है जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है और बहुत ज्यादा मोमेंटम में चेंज लेके आता है, दैट इज सिग्निफिकेंट मोमेंटम में चेंज लेके आता है। ठीक है, लिखो इंपल्सिव फोर्स। इट इज अ लार्ज फोर्स, it is a large force, it is a large force acting for a very short duration, acting for a very short duration and producing finite change in momentum, and produces finite change in momentum. Produces finite change in momentum. Next line. In presence of impulsive forces, non-impulsive forces may be neglected. ये देखो, force is equal to dt by dt होता है। चेंज इन मोमेंटम मान लो सेम ही है। जैसे तुम मान लो एक बॉल आ रही है, बॉल को कैच करना है, तो आते वक्त कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आ रही है, यहाँ कुछ भी मोमेंटम होगा इसका, और फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए? ये कैच करो तो फाइनल 0 होना चाहिए, तो अल्टीमेटली आपको रोकनी है चीज को। तो आप क्या कर सकते हो भाई, चेंज इन मोमेंटम तो एमपी होना है, अब आप dt को चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मान लो बॉल आ रही है, आप कैच करते हो ना, तो आप उसको एकदम से मत रोको, धीरे धीरे रोको। तो आपने क्या किया, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया। जैसे तुम इस टाइम पीरियड को बढ़ाओगे, फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, इसलिए तुमने देखा होगा जैसे तुम ऊपर से जंप करते हो, नीचे जंप करते हो, तो आप एकदम से नहीं रुकते, आप थोड़ा सा अपने आप को धीरे धीरे रोकते हो। हाँ है ना? क्यों? ताकि आपका जो सेंटर ऑफ मास है उसको रुकने में थोड़ा टाइम लगना चाहिए। मोमेंटम चेंज होता है या ना, रुकना है अल्टीमेटली। लेकिन आप क्या करोगे, इस dt टाइप को क्या करने की कोशिश करते हो? इंक्रीज करने की कोशिश करते हो, ताकि फोर्स क्या हो? कम। तुमने देखा होगा कि जब कोई ऊपर से जंप करता है स्टंटमैन, तुमने देखा होगा नीचे एयर फील्ड मैट्रिक्स होता है, वो जैसे ही उसके ऊपर गिरता है ना, अल्टीमेटली रुकना तो होता ही है उसको। तो ऐसा तो नहीं है एयर फील्ड मैट्रिक्स हटा दो जमीन पे भी गिरेगा ही, हाँ है ना? तो होता क्या है कि जब वो गिरता है या वो जंप करता है, कूदता है, उस टाइम वो क्या करता है, एयर फील्ड मैट्रिक्स होता है ना, उसके ऊपर जैसे आके गिरेगा, वो क्या करेगा, उसको धीरे धीरे रुकेगा। उस टाइम उसमें से एयर निकलती है जैसे ही वो आया ना, वरना एयर फील्ड करके रखते तो इलास्टिक हो जाएगा, आएगा तो वापस ऊपर चला जाएगा, आया ना? तो मैंने ये कहा बेटा, फोर्स इक्वल टू dp बाय dt होता है, चेंज इन मोमेंटम सेम आ रहा है, आपको dt चेंज कर रहे हो फोर्स को कम करने के लिए, ताकि लगे नहीं आपको। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो चेंज इन मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के अपने पास फोर्स है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, टाइम को बढ़ा रहे हैं। लेकिन कई बार है टाइम इंक्रीज करने का ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, ऐसा हम और भी करते हैं। जैसे गाड़ी के अंदर शॉकर लगे होता है ना? तो शॉकर क्या होता है, जैसी लगती है तो जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग क्या करती है, उसको धीरे धीरे रोकती है, जो जर्क आता है तो धीरे धीरे रोकती है। तो स्प्रिंग हमेशा नॉन इंपल्सिव फोर्स लगाता है, क्यों?
क्योंकि स्प्रिंग को फोर्स इफेक्ट भेजने में टाइम लगता है, हाँ है ना। तो जो फोर्स इफेक्ट भेजने में टाइम लगता है ना, इसके कारण आपको क्या करेगा, वो जो फोर्स होगा ना वो हल्के हल्के लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे वो चेंज होगा गाड़ी के ऊपर। वो भले एक एंड पे एकदम से लग के आएगा, वो धीरे धीरे वो इफेक्ट ऊपर आएगा। तो वो क्या करता है, टाइम लगाता है इम्पल्स को भी, ठीक है। तो क्या करता है, उसकी ड्यूरेशन इंक्रीज करती है। स्प्रिंग यही तो करती है ना, क्या करती है, ड्यूरेशन इंक्रीज करती है, है ना। तो ड्यूरेशन इंक्रीज करती है। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप क्या करो, एक हार्ड पत्थर पकड़ो और फिर एक बंदे को बोलो इसके थोड़े मार जोर से, तो वो जो इम्पैक्ट मारेगा वो आप तक एकदम से पहुंच जाएगा, हाँ है ना। मोटा जो थोड़ा तो ना मदर ऑफ ऑल थोड़ा हैमर, मदर ऑफ ऑल हैमर बड़ी टेंट लगाने के जो काम में लेते आते हैं, वो जो मदर ऑफ ऑल हैमर है ना, वो दे दो। आपको एक पत्थर पकड़ा दो इतना बड़ा और फिर बोलते इसको घुमाओ आपकी लगेगी। लेकिन उसी की जगह क्या करो आप है ना एक एयरफील्ड मैट्रिक्स पकड़ लो, बोलो इसके बाद अब तुम देखोगे कि वो जो हथौड़े से उसके ऊपर स्ट्राइक किया जाएगा ना, आपको इतना फोर्स नहीं पहुंचेगा। स्प्रिंग का भी तो यही काम है। ये जब वो चलती है जमीन पे, जब खड़े वड़े आएंगे तो वो क्या करती है, उस इफेक्ट को ऊपर नहीं आने देती। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है नॉन इंपल्सिव फोर्स क्रिएट बना देती है उस चीज को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो लेकिन अब कई जगह ऑप्शन होता ही नहीं है, वहां पे मोमेंटम में कुछ चेंज आ जाता है और आप उस टाइम को एडजस्ट कर नहीं पाते हो। जैसे दीवार के ऊपर आप बॉल फेंक के मारते हो तो बॉल इधर जाती है, टकरा के वापस इधर आती है, चेंज इन मोमेंटम लगभग 2 MB आ जाता है। और मैं पूछूं यार बॉल कितनी देर दीवार तक के टच में रही, तो टाइम बहुत ही कम होता है। इसका मतलब फोर्स बहुत लार्जर है। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। तो एक एप्रिशिएबल चेंज भी लेकर आए वो मोमेंटम में, और ड्यूरेशन भी बहुत कम है। अब आपको पता अगर मान लो एक कील हो, उस कील को मेरे को इसके अंदर लगाना है, तो हैमर लेने से ताकत तो बढ़ती नहीं है, तो क्या मैं उसको पकड़ के नहीं लगा पाता। तो मैं क्या करता हूँ, हैमर लेता हूँ, उसको पीछे से स्पीड से लाता हूँ और एकदम से जैसे उसके ऊपर टकराएगी चीज, हैमर टकराएगी तो एकदम से रेस्ट में आती है, और जैसे ही रेस्ट में आती है क्या होता है, मोमेंटम चेंज है कितनी देर में, बहुत कम टाइम में। इसका मतलब हैमर ने बहुत सारा फोर्स लगाया कील के ऊपर, कील ने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया दीवार पे, तो इतना ज्यादा फोर्स लगा कि दीवार में चीरते हुए कील अंदर चली जाएगी। क्या बात समझ में? ये पक्का इंपल्स का कुछ आइडिया लगा? ठीक है। बिलियर्ड्स खेलते तो दो बॉल टकराती है, वो अपना इंपल्सिव फोर्स है, नॉन इंपल्सिव फोर्स है। इंपल्सिव फोर्स है जो फोर्स एकदम से बढ़ के घट जाए। दो बिलियर्ड बॉल है, बिलियर्ड, हाँ है ना, तो दो बिलियर्ड बॉल आपस में टकराती हैं, हाँ है ना, तो इंपल्सिव फोर्स है, नॉन इंपल्सिव फोर्स है, बस यही तो पूछ रहा हूँ, हाँ है ना। अब तुम्हें आइडिया लग गया इंपल्सिव फोर्स, हाँ हाँ, तो नॉन इंपल्सिव फोर्स है ना, जैसे ये है। मेरे को ये बताओ, अब मैं इसको यहां से जोड़ूंगा, इसमें इंपल्सिव फोर्स आ गया, नॉन इंपल्सिव, जब एकदम से टाइट हुआ इंपल्सिव है। क्यों? एकदम से टेंशन जीरो रहेगी और फिर एकदम से रुकेगा, रुकते इसमें इंपल्स आएगी। इसीलिए तुम्हें पता है कि किसी रस्सी को अगर तुम्हें तोड़ना हो तो यूं पत्थर बांध के यूं करके यूं छोड़ दो, वो कई बार टूट जाएगी, जबकि वो उसके वेट से नहीं टूटेगी। इट मींस जैसे ये चीज रुकती है उस टाइम इसके अंदर जो टेंशन होती है वो इसके वेट से बहुत ज्यादा होती है। क्या मेरी बात सही है? क्या ये बात समझ में आ रही है तुम्हें अच्छी तरह से? तो इंपल्सिव फोर्स का कुछ आइडिया लगा? क्या होता है इंपल्सिव फोर्स? इंपल्सिव फोर्स का एकदम फटाफट मोमेंटम में चेंज लेके आता है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं यहां से हिट करूं तो एकदम से जंप कर जाएगा, हाँ या ना, दिस वाज इंपल्सिव फोर्स। तो जब भी इंपल्सिव फोर्स लगता है, हाँ या ना, उस टाइम पे आप नॉन इंपल्सिव फोर्सेस को भूल सकते हो। जैसे mg इंपल्सिव फोर्स है, नॉन इंपल्सिव फोर्स है। क्यों? mg कुछ भी कर ले, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एकदम से बढ़ के घट जाए। इस धरती में तो थोड़ी एकदम से बड़ी होगी छोटी हो जाती है, कहां कैसे चेंज हो जाएगा जब जी चेंज ही नहीं हो रहा, है ना। स्प्रिंग फोर्स हमेशा कैसा रहेगा, नॉन इंपल्सिव, क्योंकि वो इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में फोर्स लगाता ही नहीं है, चेंज लाता ही नहीं फोर्स के अंदर। क्या बात समझ में? रस्सी इंपल्सिव फोर्स लगा सकती है,
नॉर्मल इंपल्सिव हो सकता है, नॉर्मल तो इम्पल्सिव हो ही सकता है। अब मैं तुम्हें बताऊं व्हाई पॉपकॉर्न्स पॉप, व्हाई पॉपकॉर्न्स पॉप, व्हाई पॉपकॉर्न्स पॉप। सुनो ध्यान से, मैं बताता हूँ क्यों होता क्या है। जैसे ये पॉपकॉर्न का दाना है, आया ना, इसके अंदर क्या एक वैक्यूम होता है जिसके अंदर वाटर रहता है। जैसे ही जब आप इसको गर्म करते हो ना, वो इसके अंदर वेपोराइज होता है और पॉपकॉर्न बन जाती है। अब इस केस में होता क्या है कि पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था और कुछ एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया। तो अगर ये बात बताओ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सेंटर ऑफ मास इतना ऊपर चला गया तो बहुत कम टाइम के अंदर सेंटर ऑफ मास ऊपर गया, तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट हुआ होगा बहुत कम टाइम के अंदर। डिस्टेंस भले कम हो लेकिन टाइम बहुत ज्यादा कम, तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा। और एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा तो इसका ऊपर mg ज्यादा होना चाहिए, नॉर्मल ज्यादा होना चाहिए, तो नॉर्मल बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू। तो इसकी प्रेजेंस में हम mg को निगलेक्ट भी कर सकते हैं इंपल्सिव फोर्स की। अब जैसे ही लार्ज फोर्स हो गया, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ जैसे इसको मैंने नीचे से हिट किया, हाँ है ना, तो एकदम से इतना लार्ज इंपल्सिव फोर्स आ गया, इसीलिए पॉपकॉर्न्स पॉप होते बनते नहीं, हाँ है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एकदम से क्या होता है इसका चेंज हो जाता है। जैसे सेंटर ऑफ मास एकदम से ऊपर जाता है तो क्या होगा, नॉर्मल लगेगा, ज्यादा नॉर्मल लगेगा तो पॉप करके बाहर आ जाती है। ये लॉजिक समझ में आता है अच्छी तरह से। तो आज पता चल गया व्हाई पॉपकॉर्न्स पॉप, लिख लो तो लिखना है इंपल्सिव फोर्स। हर बार जो नॉन इंपल्सिव होगी वो नेग्लिजिबल फोटो भी कर पाएंगे। स्टिंग वाला ये है बेटा कि जो फोर्स एकदम से बढ़ के घट जाए उसको क्या बोलते हैं इंपल्सिव। जैसे इसको मैंने यहाँ से छोड़ दिया यूं, तो ये एकदम से रुका होगा ना, एकदम से रुका होगा और थोड़ी सी देर बाद में इसमें टेंशन किसके बराबर हो जाएगी, फिर से mg के बराबर, तो इसको हम क्या बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। सर जो नॉन इंपल्सिव होगी हर बार जीरो होगी इंपल्सिव की प्रेजेंस। जीरो नहीं बोला, निगलेक्ट कर सकते हैं, मैंने ये नहीं बोला जीरो होती है, मैं बोला निगलेक्ट कर सकते हैं। अब मान ले तेरा वेट करने जाए और मान ले तेरे ऊपर 2-3 चींटियां घूम रही हैं, तो तू क्या बोलेगा, मेरा वेट तो कम ही है, 3 चींटियों का वेट भी है, क्या करेगा, क्या करेगा ये बता, निगलेक्ट करेगा ना यार। अब निगलेक्ट करेगा तो ये तो नहीं बोलेगा कि चींटियों का मास तो कुछ है ही नहीं, मास तो है जब एक इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रॉन का मास ही है, तो बेचारी चींटियों का भी मास है। लेकिन हम नेग्लिजिबल करने का तरीका समझ गए तो ये देखो एक और मान आ रहा है अपने पास, ये कह रहा है पहले खुद का वेट करेगा, उसके बाद में चींटियों का वेट करेगा, फिर उसमें से माइनस करेगा और फिर उसमें आएगा क्या, वही चीज आ जाएगी जो तेरा पहले आंसर था। सुनो 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 बस सुन लो, लिख लो इसको यहाँ तक। भाई सिंपल एक ही बात है, जब लार्ज फोर्स एक्ट करे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दैट इज इंपल्सिव फोर्स, जहां जहां तुम्हें महसूस हो कर सकते हो। जैसे तुमने देखा होगा कि जो मार्शल आर्ट करते हैं वो ईंट को तोड़ते हैं, तो ईंट को तोड़ते तो ऐसे कभी ईंट पे रखते हैं, धीरे धीरे स्लो मोशन बनाते हैं और फिर ककर आते हैं और फिर टूट जाती है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं वो एकदम से स्पीड से लाते हैं, क्यों, ताकि लार्ज मोमेंटम का चेंज आए एकदम से, है ना, वो एकदम कोशिश करते हिट करते थोड़ी सी पीछे आ जाए, तो वो क्या चाहते हैं कि लार्ज मोमेंटम का चेंज है बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो इसके लिए लार्ज फोर्स लगेगा उसके ऊपर, है ना, मोमेंटम का चेंज है बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, तो फोर्स लार्ज होगा तो ये टूट जाएगी। मैं लोगों को बड़ा बेवकूफ बनाता था इस चक्कर में। होता क्या था, what should be the minimum velocity of v naught so that after the bullet embedding in the ball, so that after the bullet embedding in the ball
लूप द सर्कल। क्वेश्चन समझ में आ गया? सॉल्व करो। माजिद सिंह मास इक्वल है। क्वेश्चन तो समझ में आएंगे। ये बताओ अगर ये इसके अंदर एम्बेड हो जाए, पहली बात चक्कर काटने के लिए मिनिमम वेलोसिटी क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए अंडर रूट 5gl चाहिए। ये जब इसके टकराएगी और इसके अंदर एम्बेड हो जाएगी तो कॉमन वेलोसिटी क्या होगी? मोमेंटम कंसीडर करोगे, इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या आ जाएगा? m into v naught plus m into 0 equal to 2m एम्बेड हो गया ना, इक्वल टू v आया ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? m से m गायब हो जाएगा, आया ना। तो v नॉट किसके बराबर आएगा? 2/v, और v किसके बराबर होना चाहिए? अंडर रूट 5gl। सो दिस इज द आंसर। इस वेलोसिटी से आने चाहिए टकराने से रूट 2gl तक होगा जब ये सिर्फ यहाँ तक पहुंचेगा। लूपिंग द लूप के लिए मिनिमम वेलोसिटी बताई थी मैंने। यहाँ तक रूट 2gl होता था या रूट 3gl होता था? रूट 3gl हाँ, इसके लोअर आर्म रूट 3gl, रूट 2gl हमेशा यहाँ तक आएगा। क्या लूपिंग द लोवेस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी क्या चाहिए? समझ में आ गई? अब यहाँ पे कई बार मास 2m कर देगा, 3m कर देगा, अब हर केस कर ही सकते हो फॉर्मूले में, बस मास से तो चेंज करना तुम्हें। ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है, ये स्मूथ सरफेस है, ये बॉल इसमें नीचे आएगी, तो जब ये बॉल इसके यहाँ पे पहुंचेगी उस केस में ये भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होना चाहिए। क्यों? सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर सकता ना, इनिशियली सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, तो बाद में भी यही होना चाहिए। करवाया भी शायद क्वेश्चन में नहीं करवाया, क्वेश्चन करवा लो। फोर है मास है बैल का और बॉल का मास है। इस बॉल को यहाँ से छोड़ दिया, ये रोड अप करीब आएगी, रोल करती थी, जब ये इसके नीचे नीचे वाले तक सक जाएगा। इसी का दूसरा पार्ट, जब ये लोएस्ट पॉइंट पे होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड द वेज? जब ये बॉल लोएस्ट पॉइंट पे होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड द वेज? जब ये बॉल लोएस्ट पॉइंट पे होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड द वेज?
देखो मैं बता, ये जब यहाँ इस वेज को और इसका ये भी होना चाहिए, तो दोनों सेंटर ऑफ मास भी होने चाहिए ना। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं होनी चाहिए अगर इनिशियल पॉइंट पे था। तो आप ये मास 4m मान सकते हैं यहाँ पे। ये जो रेशियो होगा वो कितने में होगा, 1:4 रेशियो में होगा। तो इस वैल्यू की शक्ति कुछ इधर आना पड़ेगा। कितना इधर आना पड़ेगा, जितनी दूरी यहाँ से सेंटर ऑफ मास है कितनी दूरी पे है, 1/5 है ना। तो वैल्यू भी कैसे खिसक जाएगा, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने पहले क्वेश्चन करवाया, बंदा चलता है उसके सेंटर पे चला जाता है ना, तो प्लेन कितना खिसकता है। तो अगर ये x खिसकेगा तो ये अगर इसके नीचे आएगा तो ये तो x डायरेक्शन कितना खिसकेगा, r - x। तो m into r - x should be equal to 4m into x। उससे x कितना आ जाएगा, r/5 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। क्वेश्चन दूसरा ये है, ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ज्यादा बढ़िया है कि जब ये लोएस्ट पॉइंट पे होगा, है ना, उस टाइम पे इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी और इस वेट की वेलोसिटी क्या होगी। ये ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। ये प्लान पता है, हाँ बंदा चल रहा है उसमें, वही देख रहा हूँ समझ नहीं आ रहा कुछ अच्छे लग रहा है। तो मतलब ये सेंटर ऑफ ये समझा जब ये सेंटर ऑफ मास पहुंचेगा पीछे जाएगा तो अंदर ये सेंटर ऑफ मास पहुंचता जाएगा। फिर जब एक बार हो जाएगा तो आगे जाएगा। हमारे पास स्केल है इतना का सेंटर ऑफ मास सिर्फ ये कैसे वो ऊपर चलिए तो बोलना सर पहला काम हमारे पूर्ण मैं बोलूंगा क्या बात समझ पहला बात समझ इसका कारण हाँ सुनो क्वेश्चन समझो। ये जब यहाँ पे पहुंचा था इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का, 0। इस पॉइंट पे अगर इसकी वेलोसिटी v होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेज की वेलोसिटी अगर v होगी तो बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, 4v होगी। क्यों, मोमेंटम 0 ही होना चाहिए ना। 4m into v should be equal to m into 4v, तभी हो सकता है। अभी भी नहीं ये बात समझे पक्का। तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 4v होनी चाहिए। ध्यान से सुनते जाओ तुम। यहाँ से जब ये चीज यहाँ पे आई, नॉर्मल तो कोई वर्क कर नहीं ना, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। बॉल यहाँ पे यहाँ आ रही है, नॉर्मल इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो सिर्फ एक ही फोर्स वर्क कर रहा होगा, कौन सा, mg का। अगर mg वर्क कर रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं। तो जो भी इनके पास एनर्जी होगी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के कारण ही होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी लूज हो रही है, कितनी लूज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी लूज हो रही है,
mgr, तो mgr should be equal to इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हाफ 4m प्लस इसकी क्या होगी हाफ m 16v 2 8 to 10 m से m चला जाएगा 10v स्क्वायर gr, तो v किसके बराबर आएगा अंडर रूट gr बाय 10 है ना। लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जी के वजह अंडर रूट आर, तो ये वेलोसिटी किसकी होगी वेज की, बॉल की कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। क्या लॉजिक समझ, क्या लॉजिक समझ। एक चीज सुनो, अगर मान लो यहाँ पे दीवार होती, यहाँ पे एक दीवार होती, तो ये अभी बॉल नीचे जाती है, तो क्या ये वेज किसी की सकता था, तो जब अब ये जो बॉल यहाँ पे पहुंचती है इसकी क्या वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2gr, क्योंकि अब वेज तो चलता ही नहीं। अरे यार वेज कैसे चलेगा, जब दीवार ही रोक के रखेगी तो उसके पास तो कोई काइनेटिक एनर्जी जाएगी नहीं, तो सिर्फ किसके पास जाएगी सारी काइनेटिक एनर्जी बॉल पे, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2gr, करके देख लो यही तो करोगे mgr should be equal to half mv square, आया ना, तो v किसके बराबर आ गया अंडर रूट, बोलोगे ये बात, बोलो ये बात समझ नहीं आई, आनी थी तो आया ना, फिर से कर देता हूँ, वो तो ऐसा हो गई इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी 0 होना चाहिए, तो m into v should be equal to m2 into v dash, तो इसकी वेलोसिटी v मान ली तो इसकी वेलोसिटी 4 भी होनी चाहिए, तभी टोटल मोमेंटम 0 रहेगा ना हमेशा, ये कॉन्सेप्ट है, और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये बहुत ही लंबा प्लैंक है, हाँ यार ये बहुत ही एक लंबा प्लैंक है, इस m मास को, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये 5m और m के बीच में फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है, इसको v नॉट वेलोसिटी दी, आपको ये बताना है जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन सीज हो जाए, दैट इज स्टॉप हो जाए रिलेटिव मोशन, उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पहली चीज कॉमन वेलोसिटी, ये बहुत लार्ज प्लैंक ऐसे नहीं है कि चलता भी चलता इसके ऊपर से नीचे गिर जाए, वो नहीं करना। दो चीजें बतानी, एक तो क्या बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन on the block, work done by friction on the plane, बताता रहता हूँ, एक तो common velocity when block cease to slide on the plane, दूसरा work done by friction, A part on the plane, B part on the block, इसको तो मिटा दो, समझ में आ गया।
दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया? फाइंड द डिस्टेंस, इसके आगे फ्रिक्शनलेस को यहाँ रखा हुआ है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना? ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, दोनों का मास सेम है। ये पूछ रहा हूँ इसके जब टकराएगा उसके बाद में v कितना डिस्टेंस चलेगा, g की वैल्यू क्या है, ये कितना डिस्टेंस चलेगा। पहला केस जब कोलिजन इन दोनों के बीच में परफेक्टली इलास्टिक हो, दूसरा केस जब इन दोनों के बीच का कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हो। क्या क्वेश्चन समझ में आया? पक्का ये सॉल्व हुआ। अभी देखते हैं, सबसे पहले कॉमन वेलोसिटी क्या आएगी, मोमेंटम तो यार कंजर्व ही रहेगा ना। अभी इसका मोमेंटम क्या है शुरुआत में, इसका क्या है, शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जब इन दोनों के बीच में मोशन सीज हो जाएगा तो दोनों किस वेलोसिटी से चलेंगे, सेम ही वेलोसिटी से। 6 m into v किया क्या, v किसके बराबर आ गया, v नॉट बाय 6। क्या प्रॉब्लम है इसका? अब सेकंड पार्ट करो।
अब सुनो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट होता है? नीचे वाले ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है? वैसे ही 6 का स्क्वायर हाफ बाई m v नॉट स्क्वायर बाई 36 है ना, 5m v नॉट स्क्वायर बाई 72 है ना। तो फ्रिक्शन इस पे पॉजिटिव वर्क किया है, नेगेटिव वर्क किया है? पॉजिटिव, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन भी इधर ही लग रहा होगा, नीचे वाले पर ही चला भी इधर है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ी है, तो फ्रिक्शन इस पे क्या किया? पॉजिटिव वर्क किया। तो देखो फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क भी कर सकता है, जरूरी नहीं नेगेटिव है ना। ऊपर वाले को देखते हैं, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी ऊपर वाले की? हाफ m v नॉट स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 का है, हाफ m v नॉट स्क्वायर बाय 36 है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 35 by 36, दैट इज 35 by 72 नहीं? सर उसके ब्लॉक के केस में तो रेस्ट में आ जाएगा, तो फ्रिक्शन उस पे। चलो एक बार बताओ, ब्लॉक के ऊपर वाले ब्लॉक की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है और फाइनल? यार वेलोसिटी तो तुमने बता ही रखी है, कॉमन वेलोसिटी क्या है? जीरो थोड़ी है उसकी वेलोसिटी, कोई क्या है उसकी वेलोसिटी? हाँ तो बस, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? आ गया समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक देख लो, उतने फ्रिक्शन ने वर्क किया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है घटी है? इसकी घटी है, पहले इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, 1/36 टाइम्स हो गई। आया ना, तो कितनी घट गई? 35 by 36 टाइम्स घट गई ना, आया ना। तो 35 by 72 m नॉट स्क्वायर नेगेटिव, इतनी एनर्जी का इसका लॉस हुआ है। किसने लॉस करवाया? फ्रिक्शन ने नॉर्मल ने कोई वर्क किया नहीं, एनर्जी ने कोई वर्क किया नहीं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया ना ब्लॉक पे, आया ना। पहले वाले में भी यही बताया था, प्लैंक की फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो प्लैंक के ऊपर वर्क आ गया फ्रिक्शन का। ऐसे ब्लॉक का अगर देख लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय क्या आ जाएगा भाई? ये फाइनल माइनस इनिशियल करता है ना वर्क, आया ना, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अभी भी नहीं आ रही बात? आ गई। और मैं बोलूं नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दोनों का सम करो, उतनी एनर्जी किसमें चली गई? हीट में निकल गई, आया ना भाई। एक की एनर्जी बढ़ाई 100 जूल से, एक की एनर्जी घटाई 300 जूल से, तो नेट कितनी एनर्जी गायब हो गई है? 200 जूल। वो कहाँ चली गई? हीट में। फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है ना यार, कंजर्वेटिव फोर्स तो है ही नहीं ना। आगे बात समझ में? तो कभी भी वर्क डन निकालना बहुत ही सिंपल काम है, पता है, एक ही फोर्स लग रहा है, तो क्या करना है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, है ना। अभी वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन करो।
फाइनेंशियल बॉडी का कुछ यूज में आए और सारे बंदे ऑनलाइन क्या ये क्या है क्या अगर एक्शन यार फ्री मूड का ना ये भैया वही तो sufficient इसमें पहले भी रीडिंग क्या है डिस्टेंस पे ये लास्ट अच्छा पहले इलास्टिक को है ये देख तो इलास्टिक का पहले वाला हां ये कॉमन दिक्कत है ये बस फॉर्मूला हां ये कॉमन इलास्टिक कॉमन इलास्टिक करते हैं ना तो इलास्टिक इसमें बनेगा दोनों के मास का सम मतलब पूल वो इलास्टिक है मर जाएगा साथ मिड बाय कट जो गया और 2-3 सेकंड फिर आराम से बोलते हैं तूने क्या तीन अक्षर को सिखाया देखना लो हुआ बड़ा फ्रिक्शन माइनस अब उससे हाफ एम वो निकल गया तो अब एक्सेलरेशन जो उसकी वजह से तो माइनस माने देखना तो इधर पहुंच गया यार वो इधर इसकी प्राइम होगी एग्रीगेटर सेगमेंट बस इसकी फ्रिक्शन लगी इस पे एम न्यूटन अब क्या करना है बस बता सेम है
इन दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी नेक्स्ट नेम फाइनल उसमें थोड़ी आना जिसमें चलो इक्वल मान इसकी वेलोसिटी 10 हो जाएगी आया ना पीछे की तरफ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका 10 म्यू जी सॉरी 1 हो जाएगा कितनी देर में रुकेगी 10 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 50 मीटर आगे समझ में आया कैसे किया एवरेज वेलोसिटी टू टाइम किया जब तुम्हें पता है इसका एक्सीलरेशन पीछे की तरफ होगा म्यू इनटू जी फ्रिक्शन क्या नॉर्मल क्या बना m जी ये तो हो गया पीछे की तरफ फ्रिक्शन डिवाइड बाय मास कर दो तो क्या आ जाएगा एक्सीलरेशन म्यू की वैल्यू क्या है 0.1 जी की वैल्यू क्या है 10 तो पीछे की तरफ एक्सीलरेशन क्या हो गया इसका 1 हो गया 1 अगर इसका एक्सीलरेशन हो गया वेलोसिटी इंटरचेंज होगी इसकी वेलोसिटी 10 है तो कितनी देर में रुकेगी 10 सेकंड में तो टाइम आ गया 10 सेकंड इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 फाइनल क्या होगी 0 एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 5 तो 5 * 10 कितना आ गया 50 मीटर आंसर आ गया ना तुम्हारा आया ना हाँ तो बेटा तभी तो रुक रही है वरना रुकेगी थोड़ी दूसरा दोनों टकराएंगे तो वेलोसिटी हो जाएगी 5 एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा आया ना एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा ना भाई नॉर्मल क्या आ जाएगा 2 mg आया ना 2 म्यू mg फ्रिक्शन हो जाएगा 2 m से डिवाइड करके म्यू जी आ जाएगा एक्सेलरेशन आया ना बेटा जब दोनों मास एक साथ ही चलेंगे तो नॉर्मल क्या होगा 2 mg फ्रिक्शन क्या हो गया और टोटल मास क्या है तो एक्सेलरेशन म्यू जी आ गया ना फिर से आया ना लेकिन अब वेलोसिटी क्या हो गई है 5 कितनी देर में रुक जाएगी चीज 5 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 2.5 25 × 125 दैट इज 12.5 मीटर आया ना तो बस आ गया आगे तो पैसे जाते में बहुत लगेगा दिया तो इन्हीं जाते में मतलब वो भी कॉमन है तो तभी तो कॉमन हुई ना तभी 5 m into v should be equal to 2m into v dash मैं तो एक ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता था e की वैल्यू आप हो जाए क्योंकि वो फार्मूला भी सिखा दिया मैंने तुम्हें है ना m2 minus e times m1 into v2 upon m1 plus m21 plus e into v2 upon m1 plus m2 बस जो चाहो वो कर दो ये बताओ समझ में आया